Hello all. So I welcome you to the Business Standard newspaper analysis of 25th of November, that is of today. My name is Rahul Kopulwar and I am your faculty for general awareness. Some of the news that we will be studying today is with respect to Tata Technologies IPO. Yes, that has created a new record. Next is with respect to NPS, Israel-Palestine war, sovereign gold bond, MOM. RBI has recently replaced the board of directors of Abhyudaya Bank due to poor governance practices in Abhyudaya. Next is with respect to foreign exchange reserves. So some of the news which we'll be studying today is this. So without wasting any further time, let's move on to our first news, and that is with respect to Tata Technologies IPO. टाटा टेक्नोलॉजीज आईपीओ में आपको पता होगा बहुत इन्वेस्टर्स ने उनके आईपीओ में सब्सक्राइब किया है, मतलब उनका आईपीओ खरीदने की कोशिश की है। तो आईपीओ खरीदने की कोशिश की है मतलब क्या किया है? एप्लीकेशन किया है। टाटा टेक्नोलॉजी के पास एप्लीकेशन किया है विद द हेल्प ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, तो बोला है इन्वेस्टर ने हमको टाटा टेक्नोलॉजी के शेयर्स चाहिए। चलो, आईपीओ मतलब क्या यार? ऐसी कंपनी, ऐसी अनलिस्टेड कंपनी जो पहली बार शेयर मार्केट्स में लिस्ट हो रही है, उस प्रोसेस को आप आईपीओ बोलते हो। फॉर एन एग्जांपल, राहुल XYZ लिमिटेड कंपनी है, वो अनलिस्टेड कंपनी है, तो उसको शेयर मार्केट्स में लिस्ट होना है सबसे फर्स्ट टाइम, तो उस प्रोसेस को आप आईपीओ बोलते हो। तो कोई भी कंपनी जब सबसे पहली बार शेयर मार्केट्स में लिस्ट होती है, उसको आप आईपीओ बोलते हो, एंड दैट स्टैंड्स फॉर इनिशियल पब्लिक ऑफर। ठीक है, तो टाटा टेक्नोलॉजी अभी तक लिस्टेड नहीं थी, वो अनलिस्टेड कंपनी थी, उनको अभी लिस्ट करना है शेयर मार्केट में, तो उनको क्या करना पड़ेगा? आईपीओ लॉन्च करना पड़ेगा। आईपीओ में यूजुअली हमें दो तरह के इन्वेस्टर्स देखने के लिए मिलते हैं, एक तो रिटेल इन्वेस्टर्स और दूसरे तो आपके क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स। ठीक है, रिटेल इन्वेस्टर्स ऐसे इन्वेस्टर्स, हम जैसे इन्वेस्टर्स जो शेयर मार्केट में अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं लेस देन 2 लाख रुपीस, उसको आप रिटेल इन्वेस्टर बोलते हो। ठीक है, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स मतलब क्या यार? ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस जिनके पास बहुत नॉलेज होता है, जिनके पास बहुत पावर होता है स्टडी करने का कि ये कंपनी कैसी है, ये कंपनी के फाइनेंशियल्स कैसे है। ठीक है, सो बड़े बड़े कंपनीज आप उसको क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स बोलते हो। बड़े बड़े कंपनीज जो स्टॉक मार्केट्स में इन्वेस्ट करते हैं, आप उसको क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स बोलते हो। कौन कौन से बड़े कंपनीज, किस तरह के बड़े कंपनीज सर? वेंचर कैपिटल फंड्स इज अ क्यूआईबी, mutual fund is a QIB, pension fund is a QIB, and there is various other list. पर उसमें हम डिटेल में नहीं जाएंगे because that is again a part of finance. बट यहाँ पे हम बिजनेस स्टैंडर्ड का न्यूज़पेपर का एनालिसिस कर रहे हैं, तो हम उसी पे फोकस करेंगे। ठीक है, and there is another category which is called as high net worth investor. तो ये HNIs क्या होते हैं? HNIs के बारे में आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। चलो, सो यहाँ पे टाटा टेक्नोलॉजी ने अभी रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया है। ठीक है यार, राहुल ना रिटेल इन्वेस्टर है, तो राहुल को अगर टाटा टेक्नोलॉजी को का आईपीओ खरीदना है तो उसको क्या करना पड़ेगा? एक एप्लीकेशन करना पड़ेगा स्टॉक एक्सचेंज को। उसमें बोलना पड़ेगा उसको कि यार मुझे ना टाटा टेक्नोलॉजी का आईपीओ खरीदना है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसको अपने बैंक अकाउंट से पैसा ब्लॉक करवाना पड़ेगा। ठीक है, उसको क्या करना पड़ेगा? राहुल को अपने बैंक अकाउंट में पैसा ब्लॉक करवाना पड़ेगा। जब वो ब्लॉक करवा देगा तभी जाके उसका एप्लीकेशन सक्सेसफुल हो जाएगा फॉर दैट पर्टिकुलर आईपीओ। ठीक है, तो यहाँ पे ना राहुल ने एप्लीकेशन किया है, राहुल जैसे बहुत सारे इन्वेस्टर्स ने एप्लीकेशन किया है, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स ने एप्लीकेशन किया है, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स ने ना एप्लीकेशन किया है। तो ऐसे सारा एप्लीकेशन मिला के टाटा टेक्नोलॉजी के आईपीओ को, टाटा टेक्नोलॉजी के आईपीओ में कितने एप्लीकेशंस अभी मिले हैं? दैट इज 7.33 मिलियन एप्लीकेशंस। अभी तक कोई भी आईपीओ में इतने एप्लीकेशंस मिले ही नहीं है। ठीक है, तो इसलिए टाटा टेक्नोलॉजी आईपीओ ने
रिकॉर्ड को ब्रेक किया है इन द नंबर्स ऑफ एप्लीकेशन फॉर द आईपीओ। इसके पहले ये रिकॉर्ड एलआईसी के नाम पे था। चलो, ये सवाल आईएफएससीए फेज 2 में आया था। सवाल कैसा था कि यार ऐसी कौन सी कंपनी है जिसने आईपीओ के थ्रू शेयर मार्केट से सबसे ज्यादा पैसा उठाया है फ्रॉम ऑल द इयर्स जब से आईपीओ लॉन्च होना शुरू हुआ है। जब से आईपीओ लॉन्च होना शुरू हुआ है तब से लेके आज तक सबसे ज्यादा कौन से कंपनी ने पैसा उठाया था, ये सवाल पूछा था आईएफएससीए के फेज 2 में जो फरवरी में हुई थी। सो उस टाइम का आंसर था एलआईसी, क्योंकि उन्होंने सबसे ज्यादा पैसा उठाया था। अभी ये आंसर हो जाएगा टाटा टेक्नोलॉजी, ठीक है, क्योंकि उनको सबसे ज्यादा एप्लीकेशन मिले हैं। सो चांसेस है कि सबसे ज्यादा पैसा भी वही लोग रेस करेंगे, ठीक है। सो आई होप इट इज वेरी क्लियर। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट न्यूज। नेक्स्ट इज कुछ नहीं यार, फिक्की के जो हमारे प्रेसिडेंट थे, कौन थे? सुब्रकांत पांडा। सुब्रकांत पांडा को एक दूसरे इंडिविजुअल रिप्लेस करने वाले हैं, ठीक है। कौन रिप्लेस करने वाले हैं? अनीश शाह। अनीश शाह कौन है यार? महिंद्रा ग्रुप के सीईओ और एमडी है। तो अनीश शाह जी अभी प्रेसिडेंट बन जाएंगे, किसके? फिकी के। अभी कौन थे? आपके सुब्रकांत पांडा थे, उनको रिप्लेस कर दिया जाएगा बाय अनीश शाह। तो ये अनीश शाह का को ये जो प्रेसिडेंट का अपॉइंटमेंट किया गया है, ये कब किया गया है? ये अभी फिक्की की 96th एनुअल जनरल मीटिंग हुई थी, वहां पे ये चीज को अनाउंस किया गया था, ठीक है। ये कहाँ पे होने वाली है ये मीटिंग? ये होने वाली नई दिल्ली में। कहाँ पे? नई दिल्ली में ये मीटिंग होने वाली है। नेक्स्ट इज, इस पे ऐसे सवाल आते हैं यार, बेसिक सवाल आते हैं। अभी आईबीपीएस पीओ मेंस में सवाल आया था कि या कौन सा बैंक है जो एक दूसरे बैंक में इन्वेस्टमेंट कर रहा है अप टू 99%, ठीक है। सो एक मान के चलो एसबीआई है, वहां पे पूछ लिया था एसबीआई इंडसइंड बैंक में 9.99% का इन्वेस्टमेंट कर रहा है। चलो, तो वहां पे सवाल था कि यार ये कौन सा बैंक है जो अभी रिसेंटली ये चीज कर रहा है? दैट इज एसबीआई, दैट इज आईसीआईसीआई, दैट इज कोटक, दैट इज एचडीएफसी, और दैट इज बैंक ऑफ बड़ौदा। तो कौन सा बैंक है उसके बारे में आपको सवाल पूछा था। तो ऐसा सवाल आते हैं, तो यहाँ पे आपको क्या पता होना चाहिए यार, एक हमारी ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है बीएच इंटरनेशनल होल्डिंग्स। किसकी ऑर्गेनाइजेशन है ये? वॉरेन बफेट की जो कंपनी है जिसका नाम है बर्कशायर हैथवे। तो ये बर्कशायर हैथवे की एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है बीएच इंटरनेशनल होल्डिंग्स, ठीक है। जैसे क्या बोल रहे हैं यहाँ पे यार, टाटा ग्रुप, ग्रुप हो गया ना, जैसे बर्कशायर हैथवे ग्रुप हो गया। टाटा ग्रुप की एक कंपनी, कौन सी कंपनी? टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स क्या हो गया? एक यूनिट हो गया, किसका? टाटा ग्रुप का। सो बर्कशायर हैथवे क्या हो गया? ग्रुप हो गया, उसका यूनिट क्या है? बीएच इंटरनेशनल होल्डिंग्स। तो ये बीएच इंटरनेशनल होल्डिंग्स ने कुछ समय पहले पेटीएम में कुछ परसेंट स्टेक्स खरीदे थे, ठीक है। कुछ परसेंट स्टेक्स को खरीदा था। कितने परसेंट स्टेक्स को खरीदा था यार? 2.46% स्टेक को खरीदा था। अभी ये क्या कर रहे हैं? अपने 2.46% स्टेक पेटीएम में से सेल कर दे रहे हैं। कितने पे सेल कर रहे? 877.3 रुपीस पे एक शेयर सेल किया जा रहा है। तो ये चीज पता होनी चाहिए। पेटीएम का हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है? पता होना चाहिए, दैट इज इन नोएडा। पेटीएम के पार्ट टाइम चेयरमैन अभी रिसेंटली किसको बनाया है? फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर, दैट इज विजय शेखर शर्मा, जो कि फाउंडर भी है हमारे पेटीएम के, ठीक है। तो ये पेटीएम एक प्रोडक्ट है, ठीक है। आपको पता है पेटीएम क्या काम करता है? पेटीएम कौन से कंपनी का प्रोडक्ट है यार? पेटीएम आपके 197 कम्युनिकेशंस कंपनी का प्रोडक्ट है, पता होना चाहिए। आई होप क्लियर है। नेक्स्ट इज विथ रिस्पेक्ट टू एनपीएस, ठीक है। एनपीएस के बारे में हमने पढ़ा है। चलो,
एनपीएस को आप नेशनल पेंशन सिस्टम बोलते हो या फिर न्यू पेंशन स्कीम बोलते हो, कुछ भी बोलो एक ही चीज है। तो एनपीएस एनपीएस और ओपीएस में डिफरेंस क्या था, लास्ट टाइम हमने बहुत अच्छे से पढ़ा। एनपीएस डिफाइंड कंट्रीब्यूशन या डिफाइंड बेनिफिट है, ये भी हमने बहुत अच्छे से पढ़ा, और इसको याद भी कैसे करना है वो भी हमने बहुत अच्छे से पढ़ा है। तो वही चीज बार बार रिपीट करके मतलब नहीं है। अगर आपने लेक्चर कंटिन्यूअसली फॉलो नहीं किया है तो कोई बात नहीं, एनपीएस और ओपीएस का डिफरेंस देखने के लिए आप मेरा 1 से 2 दिन पुराना लेक्चर देख सकते हो, वहां पे सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी। चलो, तो जो जो नई चीज पढ़ा है हमने उस पर बात करेंगे। ओल्ड पेंशन स्कीम हमने बात किया है, एनपीएस की बात किया है, कंट्रीब्यूशन की बात की हुई है, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन की बात की है। एनपीएस कब लॉन्च हुआ है? एनपीएस लॉन्च हुआ आपका 2004 में। कौन रेगुलेट करता है यार? पेंशन है ना, पेंशन प्रोडक्ट है एनपीएस। सो पेंशन प्रोडक्ट को रेगुलेट करने के लिए कौन सी एंटिटी है हमारी? हमारी एंटिटी है पीएफआरडीए। बैंकिंग रिलेटेड प्रोडक्ट्स को कौन रेगुलेट करता है? आरबीआई। इंश्योरेंस रिलेटेड प्रोडक्ट्स को कौन रेगुलेट करता है? आईआरडीएआई। मार्केट्स, फाइनेंशियल मार्केट्स रिलेटेड प्रोडक्ट जैसे डेरिवेटिव्स हो गए, आपके गवर्नमेंट बॉन्ड्स हो गए जिसकी मैच्योरिटी 1 साल से ज्यादा हो गई, दैट इज अ पार्ट ऑफ कैपिटल मार्केट्स। ठीक है। डेरिवेटिव्स हो गए आपके, इंटरेस्ट रेट स्वैप्स हो गए आपके, या फिर फॉरेन एक्सचेंज स्वैप्स हो गए आपके, या फिर आपके फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स हो गए, ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स हो गए। तो ये जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स है, ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स है, दिस आर रिलेटेड टू फाइनेंशियल मार्केट प्रोडक्ट्स। तो फाइनेंशियल मार्केट प्रोडक्ट्स को रेगुलेट करने का काम आपका सेबी का है। इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स आईआरडीए, बैंकिंग रिलेटेड प्रोडक्ट आरबीआई। तो वैसे पेंशन रिलेटेड प्रोडक्ट को कौन रेगुलेट करेगा यार? ऑब्वियसली इट वुड बी रेगुलेटेड बाय पीएफआरडीए। ठीक है। एनपीएस का काम क्या है कि हमें सब लोगों को रिटायरमेंट बेनिफिट प्रोवाइड करना है। रिटायरमेंट बेनिफिट मतलब क्या? राहुल ने 40 साल में पैसा इन्वेस्ट करना चालू किया एनपीएस में। ठीक है। वो रिटायर हो रहा है एट द एज ऑफ 58। ठीक है। तो 18 साल में जो भी पैसा उसने इन्वेस्ट किया है ना, वो पैसा तो उसको वापस मिलना चाहिए ना, इन द फॉर्म ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट्स। तो उसने 100 करोड़ जमा किया 18 साल में, तो 100 करोड़ पे कुछ इंटरेस्ट भी दिया जाएगा, कुछ भी 10 करोड़ का इंटरेस्ट उसको मिल गया। तो 100 करोड़ तो उसको मिलेंगे ही मिलेंगे, उसके साथ 10 करोड़ भी उसको दिया जाएगा इन द फॉर्म ऑफ रिटायरमेंट कॉर्पस। चलो, बट ये तो कॉर्पस मिल रहा है, पेंशन भी तो मिलना चाहिए ना। तो हर महीने पेंशन देने की भी जिम्मेदारी पेंशन फंड्स की होती है। तो एनपीएस का एम क्या है कि हर एक बंदे को हमें रिटायरमेंट इनकम प्रोवाइड करना है। रिटायरमेंट इनकम, रिटायरमेंट कॉर्पस भी प्रोवाइड करना है उनके इन्वेस्टमेंट पे, और उनके इन्वेस्टमेंट पे पेंशन भी प्रोवाइड करना है। ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया पिछले टाइम में, राहुल अगर आरबीआई का एम्प्लॉय है तो उसको उसको एनपीएस मिलता है। ठीक है। राहुल का एनपीएस है 10,000 रुपए, आरबीआई डाल रही है 14,000 रुपए। तो ये जो 24,000 रुपए है ना, ये राहुल को या गवर्नमेंट आरबीआई को कोई तो एक पेंशन फंड में जमा करना पड़ेगा। देर आर एन नंबर ऑफ पेंशन फंड, एसबीआई का पेंशन फंड, एचडीएफसी का पेंशन फंड है। तो ये कोई भी पेंशन फंड में राहुल को या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को या फिर आरबीआई को वो पेंशन फंड में पैसा डालना पड़ेगा। ठीक है। तो राहुल डिसाइड करेगा ये पेंशन फंड का पैसा है, राहुल को पूरा इक्विटीज में डालना है क्या, या फिर पूरा बॉन्ड्स में डालना है क्या, या फिर इक्विटी प्लस बॉन्ड इंस्ट्रूमेंट में डालना है क्या। जो भी उसका डिसीजन है वो बता देगा आपके किसको, पेंशन फंड को। तो राहुल के बिहाफ में एसबीआई पेंशन फंड इन्वेस्ट करेगी इक्विटी मार्केट में और साथ साथ में बॉन्ड मार्केट में, अगर राहुल ने इक्विटी प्लस बॉन्ड का ऑप्शन चुना है तो। ठीक है। तो पेंशन फंड वैसा ही काम करेगा जो राहुल ने उसको बोला है, ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स में पैसा इन्वेस्ट करेगा जिसको राहुल ने बोला है। चलो, अगर राहुल ने बोला है कि मेरा पूरा पैसा इक्विटीज में डालो,
तो पेंशन फंड बोल देगी हाँ हम डाल देंगे, बट ना आपको इक्विटीज में बहुत ज्यादा हाई रिस्क है। हाई रिस्क है तो ठीक यार, है तो है, हाई रिस्क है तो हाई रिटर्न्स भी मिलेंगे राहुल को, तो राहुल ये रिस्क रहने के लिए तैयार रहता है। चलो, तो एम क्या है, रिटायरमेंट इनकम किसको यार, टू ऑल सिटीजन्स। अगर आप कोई गवर्नमेंट में काम कर रहे हो, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो, पीएसयू में काम कर रहे हो, आरबीआई में काम कर रहे हो, सेबी में काम कर रहे हो, पीएफआरडी में काम कर रहे हो, आईआईडीए में काम कर रहे हो, आईएफएससी में काम कर रहे हो, या फिर कोई भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो, तो उस केस में आपका एनपीएस डिडक्ट होता है। अगर आप कोई XYZ कॉर्पोरेट में काम कर रहे हो, जैसे गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और एक्सेंचर, इन्फोसिस, तो अगर ये कॉर्पोरेट कंपनीज रजिस्टर्ड है बैंक के साथ फॉर देयर एनपीएस इन्वेस्टमेंट, तो ही जाके ये कॉर्पोरेट एम्प्लॉय एनपीएस में अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। सपोज राहुल इज एन एम्प्लॉय वर्किंग विथ एक्सेंचर, एक्सेंचर का अगर एनपीएस अकाउंट बैंक के साथ है, उन्होंने बैंक के साथ टाई अप किया हुआ है फॉर द एनपीएस, तो ही जाके राहुल एनपीएस में इन्वेस्ट कर सकता है एज अ एम्प्लॉय ऑफ एक्सेंचर, वरना नहीं कर सकता है। ऑल सिटीजन मॉडल, यार राहुल तो कॉर्पोरेट जॉब भी नहीं है राहुल के पास गवर्नमेंट जॉब भी नहीं है, राहुल एक छोटा सा शॉपकीपर है, ठीक है, तो शॉपकीपर है तो उसको एनपीएस के बेनिफिट्स मिलेंगे क्या, ऑब्वियसली मिलेंगे, ठीक है, उसको अपना पैसा एनपीएस में कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा, ठीक है। वही कैसे करेगा, अपना पैसा कंट्रीब्यूट करेगा पेंशन फंड के अंदर, एसबीआई के पेंशन फंड के पास जाएगा, उसको बोलेगा कि मेरा पैसा जो है आप इक्विटीज में डालो या फिर डेट में डालो, जो भी मैं आपको बताऊंगा, और ये चीज आप मुझे सिक्स आफ्टर माई रिटायरमेंट और आफ्टर द एज ऑफ 60 years और आफ्टर द एज ऑफ 50 years और आफ्टर द एज ऑफ 70 years आप मुझे वापस रिटर्न कर देना, ठीक है। तो ये किसके बीच में अंडरस्टैंडिंग होती है, ये अंडरस्टैंडिंग होती है राहुल के बीच में और एसबीआई पेंशन फंड के बीच में, कि इतने इतने टाइम के बाद एसबीआई पेंशन फंड राहुल को उसका पैसा वापस लौटा देगा विथ इंटरेस्ट एज वेल एज विथ पेंशन। तो यही मुझे यहाँ पे बताना है कि यार ये जो चीज है ना हर एक लोगों के लिए है, whether it is a government employee, whether it is corporate employee or whether it is a all citizen model, ठीक है, where it could be an any person, whether it could be a shopkeeper, whether it could be a street vendor or anybody, ठीक है। बेनिफिशियरी कौन है यार, इंडियन सिटीजन, whether he or she is residing in India or whether or she is a non-resident। नॉन रेसिडेंट मतलब क्या है यार, ऐसा बंदा जो पूरे एक फाइनेंशियल ईयर में इंडिया में 182 डेज से कम रह रहा है, उसको आप नॉन रेसिडेंट इंडियन बोलोगे। इसका मैंने एग्जाम्पल आपको दिया था 2 या 3 लेक्चर पहले। चलो, एनपीएस एलिजिबिलिटी क्या है, आप 18 से 70 साल के बीच में होने चाहिए, तो ही जाके आप एनपीएस में इन्वेस्ट कर सकते हो, वरना नहीं कर सकते हो। चलो, नेक्स्ट इज ऑल न्यू एम्प्लॉइज ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट सर्विसेज, जो लोगों ने भी 2004 के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब्स ज्वाइन किया हुआ है, वो सारे एम्प्लॉइज एनपीएस में ही कंट्रीब्यूट उनको करना पड़ेगा। एनपीएस और ओपीएस का डिफरेंस क्या है, उसके ड्रॉबैक्स क्या है, हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। सो 2004 के बाद जो भी एम्प्लॉय एंड जो भी एम्प्लॉय गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, तो उसको एनपीएस में ही अपना पैसा कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा, गवर्नमेंट एम्प्लॉय। बट उसमें एक एक्सेप्शन है, अगर आप आर्म फोर्सेस में काम कर रहे हो, जैसे आप आर्मी, नेवी और आपका एयरफोर्स या फिर कोई भी पैरामिलिट्री फोर्सेस, अगर आप वहां पे काम कर रहे हो, तो उस केस में एनपीएस उनका नहीं होगा, ठीक है। उनका अलग ही पेंशन फंड होता है, उनके अलग ही पेंशन रूल्स होते हैं, तो आर्म फोर्सेस का एनपीएस के साथ कोई लेना देना नहीं है। चलो, सो 2004 के बाद जो भी आ रहे हैं उनको ऑटोमेटिकली एनपीएस के अंदर वो चले जाएंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज और as well as the regulatory body employees। बट व्हाट अबाउट स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, 2004 में तो एनपीएस हम लेके आए हैं,
बट महाराष्ट्र गवर्नमेंट बोलती है कि हम अभी रेडी नहीं है यार एनपीएस के लिए, ठीक है, हम अभी प्रोसीजर नहीं करना चाहते हैं, तो वो बोलती है हम 2008 से लागू करेंगे हमारे स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज के लिए, ठीक है। तो 2008 के बाद जो भी स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉय ज्वाइन कर रहे हैं स्टेट गवर्नमेंट जॉब्स, उनको 2008 के बाद ही एनपीएस का बेनिफिट्स मिलना शुरू हो जाएगा, ठीक है। फॉर एन एग्जांपल हरियाणा गवर्नमेंट बोलती है कि हम 2010 के पहले तो रेडी नहीं है एनपीएस के लिए यार, ठीक है। तो 2010 में अगर राहुल ने हरियाणा गवर्नमेंट की जॉब ज्वाइन की है, तो 2010 से उसको एनपीएस के अंदर ही अपना कंट्रीब्यूशन करना पड़ेगा। तो एनपीएस में कंट्रीब्यूशन राहुल भी करता है और उसका एम्प्लॉयर भी करता है, इन दिस केस दैट इज स्टेट गवर्नमेंट। अगर राहुल 2009 में अगर हरियाणा गवर्नमेंट का जॉब ज्वाइन करता था तो उसको एनपीएस का बेनिफिट नहीं होता, उसको कौन सा बेनिफिट होता, उसको ओल्ड पेंशन स्कीम का बेनिफिट होता, विच इज अ वेरी बेनिफिशियल थिंग फॉर राहुल। क्यों बेनिफिशियल है, लास्ट लेक्चर देख लेना, ठीक है। एंड प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉयज एंड अनऑर्गेनाइज सेक्टर एम्प्लॉयज ये हमने पढ़ लिया है। चलो सर, एनपीएस के कुछ की फीचर्स है यार। एनएसडीएल हमारे कितने डिपॉजिटरी है, 2 डिपॉजिटरी, एक तो एनएसडीएल और एक सीडीएसएल, ठीक है। उसका काम क्या होता है डिपॉजिटरी का, आपको पता है डिपॉजिटरी का काम क्या होता है यार, आपके फिजिकल शेयर्स, या फिर पहले तो समझ लो डीमटेरियलाइजेशन क्या होता है, ठीक है। फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट को इलेक्ट्रॉनिक शेयर सर्टिफिकेट में कन्वर्ट करने का काम इज नोन एज डीमटेरियलाइजेशन, ठीक है। सपोज देयर इज एन XYZ एंटिटी और राहुल के पास एक शेयर सर्टिफिकेट है, तो ये शेयर सर्टिफिकेट फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट है, ये राहुल के फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट को इलेक्ट्रॉनिक शेयर सर्टिफिकेट में कन्वर्ट करने का काम, मतलब उसको आप बोलते हो डीमटेरियलाइजेशन, ठीक है। डीमटेरियलाइजेशन, ठीक है, DEMATERIALIZITION, ठीक है, दैट इज डीमटेरियलाइजेशन, ठीक है। That is converting physical share certificate to an electronic one is known as dematerialization. What is rematerialization? Converting electronic share certificate to a physical share certificate is known as rematerialization, ठीक है। तो ये यार अभी क्या हो रहा है, राहुल ने जो भी पैसा और गवर्नमेंट ने जो भी पैसा, ठीक है, राहुल कितना डाल रहा है, 14,000 डाल रहा है, गवर्नमेंट कितना डाल रहा है, 18,000 डाल रहा है, तो कितना हो गया टोटल, 32,000 हो गया। तो ये 32,000 राहुल किसको दे रहा है, एसबीआई पेंशन फंड को दे रहा है। बट एसबीआई पेंशन फंड को कुछ ना कुछ तो डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा ना राहुल को, कि हाँ यार राहुल ने मेरे पास पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है, ठीक है। तो एक शेयर सर्टिफिकेट दे देगा, एक सर्टिफिकेट दे देगा राहुल को, कि ये बताएगा उसमें कि यार हाँ एसबीआई पेंशन फंड के अंदर राहुल का कुछ इन्वेस्टमेंट है। तो ये सर्टिफिकेट को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कहां पे स्टोर किया जाता है, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में इसको स्टोर किया जाता है एनएसडीएल में, दैट इज नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड। सीडीएसएल का कोई काम नहीं है, याद रखना है एनपीएस में। So NSDL is only the central record keeper for NPS. तो NPS में जितने भी अकाउंट्स है उसको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में स्टोर करने का काम, वो शेयर सर्टिफिकेट को स्टोर करने का काम आपके एनएसडीएल का होता है। चलो अभी यार राहुल ना, एक राहुल का एक क्या होता है, एक यूनिक आधार कार्ड नंबर होता है, तो उसका एक आइडेंटिटी होती है, ठीक है। आपको आधार कार्ड से गवर्नमेंट ट्रैक कर सकती है, बैंक वाले आपका आपके आधार कार्ड से ट्रैक कर सकते हैं, बिकॉज दैट इज एन यूनिक नंबर। तो जब आप एनपीएस में भी इन्वेस्ट करते हो ना, आपका एक यूनिक नंबर होता है, ठीक है। सो राहुल एसबीआई में जाके हर महीने ऐसा नहीं बोलेगा कि आप ना राहुल कोपुलवार के नाम से 10,000 रुपए या 15,000 रुपए या 30,000 रुपए आप डाल दो।
आपको उनको एक अकाउंट नंबर देना पड़ेगा, ठीक है। वो कौन सा अकाउंट नंबर रहेगा? परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर, ठीक है। अगर आप एनपीएस में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपको एक नंबर दिया जाता है, उस नंबर को आप परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर बोलते हो। दिस इज सिमिलर टू एज ए बैंक अकाउंट नंबर। तो वो जो यूनिक होता है, ये भी आपका यूनिक नंबर ही है। ये कहाँ पे होता है? एनपीएस के इन्वेस्टमेंट के वक्त। आप एनपीएस में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो आपको एक प्रान नंबर दिया जाता है, वो आपका 12 डिजिट का नंबर होता है। ये सवाल रिसेंटली कहीं कोई तो भी एग्जामिनेशन में रिसेंटली आया था, जो पिछले 6 या 8 महीने पहले हुए है। तो ये जो प्रान नंबर देने का काम होता है, किसका होता है यार? सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी। इनका काम क्या होता है कि एनपीएस सब्सक्राइबर्स को प्रान नंबर देना। कितने डिजिट का है? 12 डिजिट का ये नंबर है। तो एनपीएस के अंदर ना दो तरह के अकाउंट होते हैं, एक तो टीयर 1 अकाउंट और एक तो टीयर 2 अकाउंट। टीयर 1 अकाउंट मतलब क्या? राहुल का पैसा और गवर्नमेंट का पैसा उस टीयर 1 अकाउंट में रखा जाएगा, ठीक है। कितना पैसा यार? राहुल 14,000 दे रहा है, गवर्नमेंट 18,000 दे रही है। सो ये 32,000 रुपयों का इन्वेस्टमेंट है ना, हर महीने ये टीयर 1 अकाउंट में जाते रहेगा, ठीक है। ये टीयर 1 पेंशन अकाउंट है, उसमें हर बार जाते रहेगा। अब ये टीयर 2 क्या है यार? वॉलेंटरी अकाउंट है, ठीक है। वॉलेंटरी अकाउंट राहुल क्यों करना, वॉलेंटरी अकाउंट राहुल क्यों ओपन करना चाहेगा? क्यों यार? सिंपल सी बात है, क्योंकि उसको एनपीएस में अच्छा रिटर्न्स मिल रहा है। राहुल पैसा एनपीएस में क्यों इन्वेस्ट कर रहा है? क्योंकि उसको अच्छे रिटर्न्स मिल रहे हैं, उसको अच्छा इंटरेस्ट रेट मिल रहा है। वही अगर वो आरडी में रखेगा, एफडी में रखेगा, उसको 5% 6% मिलेगा, बट एनपीएस में रख रहा है तो उसको 8% 9% का इंटरेस्ट रेट दिया जा रहा है। तो वो बोलता है मेरे पास एक्सेस पैसा है, मैं वो टीयर 2 में मैं जमा करते रहूंगा, ठीक है। सो दिस इज अ वॉलेंटरी अकाउंट। राहुल के पास अगर एक्सेस पैसा है, वो अगर एनपीएस में इन्वेस्टमेंट करना चाहता है इन एडिशन टू टीयर 1, तो वो टीयर 2 अकाउंट में रख सकता है, ठीक है। क्योंकि टीयर 1 तो मैंडेटरी अकाउंट है यार। गवर्नमेंट ने बोला है कि हर एक बंदे को, जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय है या फिर रेगुलेटरी बॉडी का एम्प्लॉय है या फिर स्टेट गवर्नमेंट का एम्प्लॉय है, उसको टीयर 1 अकाउंट में अपना पैसा रखना ही रखना पड़ेगा, मैंडेटरी कर दी है, ठीक है। तो जो चीज मैंडेटरी कर दी है ना, उसमें याद रख लो कि टैक्स बेनिफिट्स दिया जाने वाला है। कितने का टैक्स बेनिफिट्स दिया जाएगा एनपीएस में? 50,000 रुपीज का टैक्स बेनिफिट्स दिया जाने वाला है, ठीक है। चलो, टीयर 2 में यार आप खुद के खुशी के लिए पैसा डाल रहे हो, खुद का पैसा बढ़ाने के लिए आप पैसा उसमें इन्वेस्ट कर रहे हो, तो टीयर 2 में आपको कोई भी टैक्स बेनिफिट्स नहीं दिए जाएंगे। आई होप इट इज क्रिस्टल क्लियर। चलो, मिनिमम कंट्रीब्यूशन कितना लगेगा यार अकाउंट ओपन करने के लिए? अगर टीयर 1 ओपन करना है तो 500 रुपए, और टीयर 2 में 1,000 रुपीज। चलो, अकाउंट अगर आपको ओपन करना है तो 500 रुपए तो देने पड़ेंगे, और टीयर 2 ओपन करना है तो 1,000 रुपीज देने पड़ेंगे। मिनिमम कंट्रीब्यूशन इन अ ईयर, एक साल में मिनिमम कंट्रीब्यूशन 1,000 रुपए तो होने ही होने चाहिए, ठीक है। दोनों के मिला के, गवर्नमेंट के भी मिला के, राहुल के भी मिला के। अगर बस ऑल सिटीजन मॉडल है तो वहां पे तो ऑब्वियसली अगर शॉपकीपर है तो उसी का कंट्रीब्यूशन रहेगा, तो वो 1,000 रुपए तो होना ही होना चाहिए टीयर 1 के अंदर। टीयर 2 के अंदर यार ये वॉलेंट्री है, वॉलेंट्री है तो उसमें कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं रखा है मिनिमम कंट्रीब्यूशन का। सिंगल इन्वेस्टमेंट टीयर 1 में कितना होना चाहिए यार? 500 रुपए के नीचे आप इन्वेस्टमेंट कर ही नहीं सकते हो टीयर 1 के अंदर। टीयर 2 के अंदर कितना होना चाहिए? 250 रुपए होना चाहिए ही चाहिए। रेस्ट्रिक्शन मैक्सिमम अमाउंट का कुछ भी नहीं है, जितना पैसा डालना है आप उतना पैसा डालते रहो, ठीक है। तो जैसे गवर्नमेंट कितना डाल रही है? गवर्नमेंट डाल रही है यार 14% ऑफ बेसिक पे प्लस डीए डाल रही है। एम्प्लॉय कितना डाल रहा है? 10% ऑफ बेसिक पे प्लस डीए डाल रहा है। चलो, सो बेसिक पे प्लस डीए कितना हो गया यार? 1,00,000 रुपए बेसिक पे प्लस डीए है फॉर एन एग्जाम्पल। सो एम्प्लॉय कितना डाल रहा है? 10,000 डाल रहा है। गवर्नमेंट कितना डाल रहा है? 14,000 डाल रहा है, तो 24,000 इसमें जाने वाले हैं, ठीक है। किस में जाने वाले? टीयर 1 में जाने वाले हैं, ठीक है। अगर आपका 2 लाख का बेसिक पे प्लस डीए है तो ये अमाउंट बढ़ जाएगा, ठीक है।
तो मैक्सिमम लिमिट कोई भी नहीं है टीयर 1 और टीयर 2 पे। एडिशनल टैक्स रिडक्शन आपको पता है कि 50,000 रुपीज दिए जाएंगे अगर आप एनपीएस में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो। ठीक है, अभी ये एनपीएस का जो डिडक्शंस के बेनिफिट्स है, टैक्स बेनिफिट्स, वो दिए जाते हैं अंडर सेक्शन 80 CCD 1। ठीक है, तो ये 80 CCD 1 है ना, ये सब सेक्शन है 80C का। तो 80C में क्या होता है, तरह तरह के टैक्स बेनिफिट्स दिए जाते हैं। अगर आप पीएफ में आपने इन्वेस्टमेंट किया है तो 80C के अंदर बेनिफिट्स दिए जाता है। ठीक है, आपने इंश्योरेंस में इन्वेस्टमेंट किया है तो आपको 80C के अंदर इन्वेस्ट टैक्स बेनिफिट्स दिए जाते हैं। तो 80C में आपको टोटल 1.5 लाख का बेनिफिट दिया जा रहा है। आप एनपीएस में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो एडिशनल 50,000 रुपीज का दिया जा रहा है। सो वैसे 80C में अगर हम देखे जा रहे हैं, ओवरऑल 80C में इंक्लूडिंग 80CCD 1, तो उस केस में 2 लाख रुपए का आपको टैक्स बेनिफिट्स दिया जाने वाला है। सो एनपीएस में बहुत फायदे हैं। ठीक है, सो सबसे बड़ा फायदा क्या है, आपको उसमें टैक्स रिडक्शन दिया जा रहा है, टैक्स बेनिफिट्स दिए जा रहे हैं। टैक्स बेनिफिट्स, टैक्स बेनिफिट्स, टैक्स बेनिफिट्स, सर ये क्या बात कर रहे हो आप, मुझे एक बार बता ही दो आप। ठीक है, सो मान के चलो आपका टैक्सेबल इनकम 10 लाख रुपए है। चलो, बट आपने ना एनपीएस में इन्वेस्टमेंट किया है 50,000 का। तो एनपीएस में अगर 50,000 का बेनिफिट आपने इन्वेस्टमेंट किया है, सो उस पे तो आपको टैक्स लगने ही नहीं वाला है 50,000 रुपए पे। ठीक है, तो 10 लाख में से आप 50,000 माइनस कर दो, क्योंकि उस पे तो टैक्स लगने नहीं वाला है ना आपके एनपीएस के इन्वेस्टमेंट पे। तो 9,50,000 ही आपका टैक्सेबल इनकम रह जाता है। ठीक है, 10 लाख आपका टैक्सेबल इनकम है, बट आपने एनपीएस के अंदर इन्वेस्टमेंट किया है कितने का, 60,000 रुपीज का। तो उस केस में मैक्सिमम टैक्स डिडक्शन कितना जाएगा आपका, उस केस में भी मैक्सिमम टैक्स डिडक्शन एनपीएस के अंदर आपको 50,000 रुपीज ही दिया जाएगा। तो एनपीएस में आप कितना भी इन्वेस्टमेंट करो, बट उसके अंदर मैक्सिमम टैक्स डिडक्शन आपको 50,000 रुपीज ही दिया जाएगा। आई होप इट इज क्रिस्टल क्लियर। ये टैक्स का बड़ा इन द सेंस अलग ही टॉपिक है, अगर उसको मैं समझाऊं तो 2 या 3 घंटे चले जाएंगे, तो इसलिए थोड़ा उतना डिटेल में मत जाना। ठीक है, बस ये याद रखना 80C के अंदर आपको 2 लाख रुपए के बेनिफिट्स दिए जा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे बात चल रही है यार, एक चाइना में और से वायरस आया है। ठीक है, किस तरह का वायरस आया है ये, H9N2 ये वायरस आया हुआ है। ठीक है, एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस इसको बोलते हैं। तो ये चाइना का में वायरस आया हुआ है, ये चीज बस आपको याद होनी चाहिए। ये फेज 1 में आ सकता है, या फिर कोई भी अभी रिसेंटली बैंकिंग एग्जामिनेशन में आ सकता है। चलो, नेक्स्ट इज, पहले ये समझने के लिए ना गवर्नेंस समझ लो। गवर्नेंस मतलब क्या होता है, गवर्नेंस मतलब क्या होता है कि यार ऐसा सिस्टम या फिर ऐसे रूल्स जिसके वजह से कोई ऑर्गेनाइजेशन चलती है, उसको आप गवर्नेंस बोलते हो। ठीक है, या फिर उसका कॉर्पोरेट गवर्नेंस बोलते हो। ठीक है, ऐसा ऐसे सिस्टम या फिर ऐसे रूल्स जिसके ऊपर से आपकी कोई एंटिटी रन होती है, उसको आप कॉर्पोरेट गवर्नेंस बोलते हो। जैसे यार एचआर की पॉलिसीज है कि आप 7 बजे पंच इन करो सुबह, और घर आप वापस शाम को 4 बजे जाओ, तो एक सिस्टम है, दैट इज व्हाट, दैट इज कॉर्पोरेट गवर्नेंस। ठीक है, एक कंपनी का सिस्टम है कि यार 30 तारीख को सैलरी होनी ही होनी चाहिए। ठीक है, that is a system, that is a rule of that company, that is known as corporate governance। तो सिस्टम और रूल्स जिसके ऊपर से कंपनी या कोई एंटिटी चलाई जाती है, उसको आप कॉर्पोरेट गवर्नेंस बोलते हो। चलो, तो यहाँ पे क्या बोला है यार, ये अभुदय बैंक था ना, अभुदय कोऑपरेटिव बैंक था ना, इनका कॉर्पोरेट गवर्नेंस बहुत रद्दी था। ठीक है, बहुत खराब था।
इनमें जो रूल्स थे वो बहुत खराब थे, जिसके वजह से बैंक की कंडीशन कंटिन्यूअसली डिटेरियोरेट होती जा रही थी। बैंक्स काफी ज्यादा लॉसेस झेल रही थी बिकॉज ऑफ दिस कॉर्पोरेट गवर्नेंस पुअर प्रैक्टिसेस। तो इसलिए आरबीआई ने बोला कि यार इनके जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है इनको पता ही नहीं कि बैंक को कैसे रन किया जाता है, बैंक में क्या रूल्स होने चाहिए, क्या सिस्टम्स होने चाहिए, क्या स्टैंडर्ड्स होने चाहिए, उनको पता ही नहीं है। तो इसलिए आरबीआई ने उनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को रिप्लेस कर दिया 1 साल के लिए, और उसके जगह पे किसको बिठाया है, ये बैंक को एफिशिएंटली चलाने के लिए यहाँ पे बिठाया है एसबीआई के फॉर्मर चीफ जनरल मैनेजर को, जिनका नाम है सत्य प्रकाश पाठक। चलो, नेक्स्ट इज अबाउट MOM। MOM स्टैंड्स फॉर मेमोरेंडम ऑफ मीटिंग। ठीक है, तो आपको पता होगा बजट में कैपिटल एक्सपेंडिचर बजट था इस बार का। ठीक है, इन द सेंस कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए कितना बजट था, 10 ट्रिलियन रुपीस का बजट था कैपिटल एक्सपेंडिचर। यार रेलवेज में कोई हम क्या बोलते हैं उसमें, रेलवेज में नए रूट्स बना रहे हैं, नया रेल नेटवर्क बना रहे हैं, नए नए ट्रेन्स लेके आ रहे हैं, दैट इज व्हाट, दैट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर फॉर द रेलवे। हम नए नए रोड्स बना रहे हैं, नए नए हाईवेज बना रहे हैं, दैट इज एन इंफ्रास्ट्रक्चर और द कैपिटल एक्सपेंडिचर फॉर द रोड सेक्टर। ठीक है, हम अगर पोर्ट्स में नए नए पोर्ट्स बना रहे हैं, पोर्ट्स में अगर कुछ हम नए नए लॉजिस्टिक्स पार्क बना रहे हैं या फिर नए शिप्स बना रहे हैं, दैट इज एन कैपिटल एक्सपेंडिचर फॉर पोर्ट्स। ठीक है, टेलीकॉम सेक्टर, हम नए नए टावर्स लगा रहे हैं, दैट इज एन कैपिटल एक्सपेंडिचर फॉर टेलीकॉम सेक्टर। तो इस साल का बजट का कैपिटल एक्सपेंडिचर था 10 ट्रिलियन रुपीस, जिसमें से सबसे ज्यादा कैपिटल एक्सपेंडिचर दिया गया है रेलवे सेक्टर को। रेलवे सेक्टर को बोला है कि आप इतना पैसा ले लो और रेलवे इंडस्ट्री को बूस्ट करो। ठीक है, अच्छे से अच्छे रेल पटरी बनाओ, ज्यादा से ज्यादा ट्रेन लेके आओ। आप देख रहे होंगे बहुत सारे वंदे भारत एक्सप्रेसेस आ रही है। ठीक है, तो रेल मिनिस्ट्री को या फिर रेलवे को कितने रुपीस का बजट मिला है? मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज को बजट मिला है 2.4 ट्रिलियन रुपीस का। किस तरह का बजट? कैपिटल एक्सपेंडिचर बजट। ठीक है, समझ गया। अभी MOM क्या होता है यार? तो इतना बड़ा बजट दिया हुआ है यार, एक प्रॉपर प्लान तो होना चाहिए ना कि ये पैसा हम कौन से टाइम पे इन्वेस्ट करेंगे, कितना पैसा कौन से रेल पटरी बनाने के लिए जा रहा है, कौन से ट्रेन बनाने के लिए जा रहा है। तो ये सारी चीजें प्लान्ड होनी चाहिए। अगर प्लान्ड है तो ही जाके सही सही आउटपुट निकलेगा, प्लान्ड है तभी जाके पता चलेगा कि ये जो पैसा आया हुआ है उसका सही इस्तेमाल हुआ है या नहीं हुआ है। तो क्या लिखा हुआ है एक बार पढ़ लो, आपको खुद ब खुद अभी चीजें समझ जाएगी। For transparency and long-term planning in capital investment by the railways, the Finance Ministry instituted a system of memorandum of meeting in 23-24. It is a new approach to bind the railway board, the top decision-making body, to plan how it will spend the 2.4 trillion rupees for capex. तो उसको वही बताना है MOM के अंदर कि रेलवे में किस किस तरह का कब कब कैपिटल एक्सपेंडिचर ये 2.4 ट्रिलियन का खर्च किया जाएगा, और जिसके वजह से रेल सेक्टर का ग्रोथ हो जाएगा, उसके अंदर रेलवेज ज्यादा बन जाएगी। ये चीजें उनको वो मेमोरेंडम ऑफ मीटिंग में लिखनी है। आई होप इट इज वेरी क्लियर। नेक्स्ट इज अबाउट द RBI। नेक्स्ट इज विथ रिस्पेक्ट टू RBI। यहाँ पे क्या बोला है कि यार एक बात समझ लो, मैंने बार बार वही चीज आपको बताई है कि US डॉलर का इंडियन इकोनॉमी में सप्लाई कम है, बट उसका अगर डिमांड ज्यादा है तो हमें क्या देखने के लिए मिलता है? US डॉलर का अप्रिसिएशन। मतलब ही क्या?
इंडियन करेंसी का डेप्रिसिएशन। यूएस डॉलर का अगर डिमांड ज्यादा है एज कंपेयर टू इट सप्लाई, तो हमें यूएस डॉलर अप्रिशिएट होते हुए दिखता है, और जिसी का मतलब है इंडियन करेंसी डेप्रिशिएट होता है। चलो, तो यहाँ पे यही सिचुएशन हमें देखने के लिए मिल रही है। फॉर एन एग्जाम्पल, हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल, कि फ्राइडे था, फ्राइडे को आईओसीएल, रिलायंस, एचपीसीएल को क्रूड ऑयल खरीदना था सऊदी अरब से। ठीक है, तो उन्होंने बोला कि हमें एक दिन में ना 200 यूएस डॉलर चाहिए, बट 200 यूएस डॉलर इंडिया में प्रेजेंट ही नहीं थे। इंडिया में प्रेजेंट थे एक्सचेंज के लिए बस 180 यूएस डॉलर्स। ठीक है, डिमांड ज्यादा है डॉलर की बट सप्लाई ही नहीं है, तो आपको क्या देखने के लिए मिल रहा है? यूएस डॉलर का अप्रिसिएशन। ठीक है, दैट इज आईएनआर का डेप्रिसिएशन। तो वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है। रूपी क्लोज्ड अ न्यू लो ऑन फ्राइडे ड्यू टू डॉलर डिमांड फ्रॉम ऑयल कंपनीज। ठीक है, तो डॉलर डिमांड था जिसके वजह से इंडियन करेंसी काफी ज्यादा डेप्रिशिएट हो गई थी, बट आरबीआई ने इंडियन करेंसीज को डेप्रिशिएट होने से बचाया है। कैसे बचाया है यार? ये जो ऑयल कंपनीज है, आरबीआई के पास डायरेक्टली नहीं जाते हैं ना डॉलर की डिमांड करने के लिए। ये किसके पास जाते हैं? ऑथराइज्ड डीलर्स के पास जाते हैं। ठीक है, बैंक्स के पास जाते हैं, फुल फ्लेश मनी चेंजर्स के पास जाते हैं। वो उनको बोलते हैं ये इंडियन रुपीज ले लो और उसके अगेंस्ट में आप मुझे क्या दे दो? आप उसके अगेंस्ट में आप मुझे फॉरेन एक्सचेंज दे दो, यूएस डॉलर दे दो। तो मार्केट्स में यूएस डॉलर का सप्लाई कम था, बट वो ऑयल कंपनीज की डिमांड ज्यादा थी, जिसके वजह से यूएस डॉलर का अप्रिसिएशन हुआ या फिर आईएनआर का डेप्रिसिएशन हुआ। तो आईएनआर का डेप्रिसिएशन बहुत ज्यादा हुआ था, बट आरबीआई ये चीज को होने देना नहीं चाहती है। तो आरबीआई क्या करेगी? आरबीआई ये करेगी कि यूएस डॉलर का सप्लाई नहीं था ना, यूएस डॉलर का सप्लाई बढ़ा देगी। क्या, कैसे बढ़ाएगी? आरबीआई अपने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स में से यूएस डॉलर को सेल कर देगी मार्केट में, वो बैंक्स को बेच देगी यूएस डॉलर्स। तो क्या हो रहा है? मार्केट में सप्लाई बढ़ जाएगा। जब मार्केट में सप्लाई बढ़ जाता है यूएस डॉलर का और वो सप्लाई डिमांड से मैच हो जाता है, तो उस केस में आईएनआर का डेप्रिसिएशन होना बंद हो जाता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि सप्लाई और डिमांड मैच हो रहे हैं। तो आरबीआई क्यों सोचता है कि यार आईएनआर मेरा ज्यादा से ज्यादा डेप्रिशिएट ना हो? ठीक है, चीज समझ लो क्यों सोचता होगा। मान के चलो 1 यूएस डॉलर इक्वल्स टू 80 रुपीज, आईएनआर डेप्रिशिएट हुआ है, मतलब 1 यूएस डॉलर इक्वल्स टू 100 रुपीज हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि आ, अगर ऑयल कंपनी है आईओसीएल, उसको अगर 1 लीटर क्रूड ऑयल खरीदना है, तो 1 लीटर क्रूड ऑयल के लिए उसको 1 यूएस डॉलर देना पड़ रहा है। तो प्राइस क्या है अभी? 1 यूएस डॉलर इक्वल्स टू 80 रुपीज। तो उसको क्या है, 80 रुपीज कन्वर्ट करके 1 यूएस डॉलर उसको दिया जाएगा, और 1 यूएस डॉलर वो सऊदी अरब के कंपनी को दे देगा, और जिसके अगेंस्ट में 1 लीटर ले लेगा। बट अभी क्या हुआ है? 1 यूएस डॉलर इक्वल्स टू 100 रुपीज हो गया। ठीक है, तो उसको क्या करना पड़ेगा? 100 रुपीज देना पड़ेगा बैंकों को, और जिसके अगेंस्ट में वो 1 यूएस डॉलर उसको मिलेगा, और 1 यूएस डॉलर से वो ऑयल खरीद रहा है। तो पहले क्या हो रहा है? उसको 80 रुपए में जो चीज मिल रही थी, अभी उसको 100 रुपए में वो चीज मिल रही है। तो अगर वो चीज महंगी मिल रही है, तो वो अपने प्रॉफिट्स को सेव करने के लिए क्या करेगा? सेलिंग प्राइस बढ़ा देगा। सेलिंग प्राइस बढ़ा रहा है मतलब क्या हो रहा है? ऑयल आपका महंगा हो जा रहा है, जो पेट्रोल है, वो जो डीजल है, वो महंगा हो जा रहा है, जिसके वजह से क्या होगा? हम जैसे कॉमन मैन के जो जेब है, जो जेब में पैसा है, जो बैंक अकाउंट में पैसा है, वो धीरे 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 कम होते रहेगा। ठीक है, तो यही
चीज को ना होने के लिए या फिर कॉमन मैन के सेविंग्स को इंटैक्ट रखने के लिए आरबीआई फॉरेन एक्सचेंज मार्केट्स में डॉलर सेल करता है। ठीक है, सो आरबीआई क्यों करना चाहता है हमारे आईएनआर को स्टेबलाइज? क्योंकि वो चाहता है कि इंडिया में इन्फ्लेशन ना बढ़े। ठीक है, इंडिया में इन्फ्लेशन जो हो स्टेबल इन्फ्लेशन हो। कितना इन्फ्लेशन यार? 4 ± 2% के बीच में इन्फ्लेशन होना चाहिए, ये आरबीआई का टारगेट है। तो उस चीज के लिए आरबीआई कुछ भी करेगा। चलो, सो तो ये चीज आपको समझ गई है। सो इंडिया का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व किटी, इंडिया के पास अभी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स कितने थे यार? 596 बिलियन थे। ठीक है, तो ये कितने दिन का हमारा इंपोर्ट्स कवर कर पाएंगे? ये 596 बिलियन डॉलर्स से हम कितने दिन के इंपोर्ट्स पेमेंट कर सकते हैं? कितने दिन के 10 मंथ्स के इंपोर्ट्स पेमेंट्स कर सकते हैं? ऐसे सवाल आपके आरबीआई के इंटरव्यूज में आपको देखने के लिए मिलते हैं, तो इसलिए डिटेल में समझना काफी ज्यादा जरूरी था। चलो, फॉरेक्स रिजर्व में क्या क्या आता है? फॉरेन करेंसी एसेट्स मतलब क्या है? फॉरेन करेंसीज। उसमें क्या आता है? गोल्ड आता है, स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स आती है, और क्या आता है? रिजर्व ट्रांसपोजिशन आता है। ठीक है, स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स, रिजर्व ट्रांसपोजिशन क्या होता है ये हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, क्योंकि ये लेक्चर मुझे वैसे भी लगता है काफी ज्यादा बड़ा हो गया है बिकॉज ऑफ द इंक्लूजन ऑफ एनपीएस। बट लेक्चर बड़ा भी होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, एनपीएस आपको समझना बहुत जरूरी था। ठीक है, और कुछ एनालिस्ट बोल रहे हैं कि अगले कुछ टाइम में ना, अगले 2 महीने में, 3 महीने में इंडियन करेंसी और डिप्रिशिएट होगी। क्यों डिप्रिशिएट होगी यार? वर्ल्ड में अभी बहुत खराब सिचुएशन चल रही है। इसराइल पैलेस्टाइन वॉर चल रहा है, यूएसए की फेड बोल रही है कि हम ट्रेजरी इल्ड्स को बढ़ा सकते हैं। तो इसलिए फॉरेन इन्वेस्टर्स क्या सोच रहे हैं कि यार इंडिया में हम हमारा पैसा नहीं रखेंगे, हम ऐसे कंट्रीज में हम हमारा पैसा रखेंगे जो बहुत ज्यादा सेफ है, जो सबसे ज्यादा डेवलप्ड इकोनॉमी है, जहां की करेंसी सबसे ज्यादा स्ट्रांग है। तो इसीलिए इन्वेस्टर्स बोलते हैं कि हम इंडिया से पैसा निकाल देंगे और हम यूएसए में लेके जाएंगे। ठीक है, तो इंडिया से कौन सा पैसा निकाला जाएगा यार इन्वेस्टर्स के द्वारा? यूएसए का इन्वेस्टर है तो किस तरह का पैसा निकालेगा? वो निकालेगा ऑब्वियसली यूएस डॉलर। यूएस डॉलर इंडिया से कम हो जा रहा है मतलब क्या हो रहा है? यूएस डॉलर इंडिया से कम हो जा रहा है मतलब सप्लाई कम हो जा रहा है यूएस डॉलर का इंडिया में, बट डिमांड तो उतनी की उतनी रहेगी ना। दैट इज, डिमांड तो ज्यादा रहेगी विद रिस्पेक्ट टू सप्लाई, तो जिसकी वजह से आपको आईएनआर का डेप्रिसिएशन देखने के लिए मिलेगा। आई होप इट इज वेरी क्रिस्टल क्लियर। इस पे सवाल बार बार इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। चलो, सो चलो, सो दिस इज अबाउट द सोवरेन ग्रीन बॉन्ड। व्हाट इज सोवरेन ग्रीन बॉन्ड? सोवरेन ग्रीन बॉन्ड, सोवरेन गोल्ड बॉन्ड क्या होता है? ठीक है यार, ऐसा बॉन्ड जो इशू करता है गवर्नमेंट के बिहाफ में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो ये किसका बॉन्ड है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बॉन्ड है। कौन इशू करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इशू करता है। आपको पता होगा, गवर्नमेंट को अगर पैसा कभी भी मार्केट से रेस करना है तो वो खुद नहीं करता है, उनके पास उनका ब्रोकर है एक, वो ब्रोकर का नाम है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ये सोवरेन गोल्ड बॉन्ड को रिलीज करता है टू द मार्केट पार्टिसिपेंट्स। ठीक है, ये क्या है? गवर्नमेंट सिक्योरिटी है। ठीक है, ये गवर्नमेंट सिक्योरिटी या फिर ये गवर्नमेंट बॉन्ड की वैल्यू किस पे डिसाइड की जाती है? इसकी वैल्यू डिसाइड किया जाता है ऑन द फिजिकल प्राइस ऑफ गोल्ड, ऑन द फिजिकल वैल्यू ऑफ गोल्ड। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्यों सोचा कि हमें ये सोवरेन गोल्ड बॉन्ड लाने चाहिए, ऐसा एक बॉन्ड इंस्ट्रूमेंट लेके आना चाहिए? ठीक है, पहले तो समझो। तो इंडियन
कंज्यूमर्स गोल्ड उनको बहुत ज्यादा प्यारा है। वो शादी में गोल्ड लेना चाहते हैं, वो दिवाली में गोल्ड लेना चाहते हैं, वो बर्थडेज में गोल्ड लेना चाहते हैं, वो हमेशा गोल्ड ही गोल्ड लेना चाहते हैं। तो उस केस में क्या हो रहा था, उस केस में गोल्ड के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को बहुत सारा गोल्ड इंपोर्ट करना पड़ रहा था बाहर के कंट्रीज से, क्योंकि हमारे पास इतना गोल्ड नहीं है। तो हम बहुत ज्यादा गोल्ड्स ना इंपोर्ट कर रहे थे। इंपोर्ट कर रहे थे तो क्या हो रहा था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को इंपोर्ट कर रहा था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो पेमेंट्स करना पड़ेगा ना। पेमेंट्स किस में करते हो, फॉरेन करेंसीज में। आप कौन से फॉरेन करेंसीज में पेमेंट करते हो यूजुअली, आप यूएस डॉलर्स में। तो यूएस डॉलर में आप पेमेंट कर रहे थे, जिसकी वजह से क्या हो रहा था, यूएस डॉलर बाहर जा रहा था। दैट इज यूएस डॉलर इंडिया से बाहर जा रहा था। यूएस डॉलर इंडिया से बाहर जा रहा था मतलब क्या हो रहा था, यूएस डॉलर का सप्लाई इंडिया में कम हो रहा था, बट डिमांड तो उतनी की उतनी ही थी यूएस डॉलर की। दैट इज डिमांड तो ज्यादा थी यूएस डॉलर की एज कंपेयर टू सप्लाई। तो जिसकी वजह से क्या हो रहा था, हमारा इंडियन करेंसी डेप्रिशिएट हो रहा था। इंडियन करेंसीज डेप्रिशिएट हो रहा था तो उसका फायदा हमें पता है, उसके नुकसान पता है। इंडियन करेंसी डेप्रिशिएट हो रहा था मतलब क्या हो रहा था, इंडिया में इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा बढ़ रहा था। ठीक है, तो डेप्रिसिएशन की वजह से इन्फ्लेशन बढ़ता है, याद रखिए, दिस इज वन ऑफ द रीजन। तो ये इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना था यार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, तो इसीलिए उन्होंने सोचा कि हम ये गोल्ड बॉन्ड को लेके आएंगे। ठीक है, उन्होंने सोचा हमें हमारे इंडिया में ही ज्यादा से ज्यादा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स होना चाहिए। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स का क्या फायदा है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व से आप ज्यादा समय तक फॉरेन पेमेंट्स कर सकते हो, ज्यादा समय तक आप इंपोर्ट गुड्स के लिए पेमेंट्स कर सकते हो। ठीक है, तो इसलिए गवर्नमेंट ने बोला हमें ज्यादा से ज्यादा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स चाहिए। कैसे हम ज्यादा से ज्यादा रखेंगे, एक तो हमें गोल्ड का इंपोर्ट बंद करना पड़ेगा, गोल्ड का इंपोर्ट हमें कम करना पड़ेगा। तो इसलिए हमने सोचा, इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सोचा कि हम एक बॉन्ड लेके आएंगे, सोवरेन गोल्ड बॉन्ड। तो यहां पे बोला है कि यार इन्वेस्टर्स को बोला आपको गोल्ड में इंटरेस्ट है ना, तो गोल्ड आप परचेस ना करो। ठीक है, आपको ऐसा लगता है ना कि गोल्ड की वैल्यू कंटिन्यूअसली बढ़ती रहती है, बढ़ती रहती है, बढ़ती रहती है, तो आप गोल्ड में इन्वेस्ट, फिजिकल गोल्ड में इन्वेस्ट मत करो, आप फिजिकल गोल्ड परचेस मत करो। अगर आपको गोल्ड इन्वेस्टमेंट के लिए ही चाहिए तो आप बॉन्ड के फॉर्म में आप उसको परचेस कर लेना। ठीक है, तो लोग बोलते हैं हमारा क्या फायदा है, तो गवर्नमेंट बोलता है सारा आपका ही फायदा है। ठीक है, अगर आप अभी 1,000 रुपए का फिजिकल गोल्ड मार्केट में जाके खरीद रहे हो, तो गवर्नमेंट बोलता है कि हम 1,000 रुपए में ही आपको बॉन्ड इशू कर देंगे। ठीक है, तो लोग बोलते हैं इसमें मेरा क्या फायदा है, मुझे एक पेपर मिल रहा है यार, वो पेपर का मैं क्या करूं, मैं तो पहन भी नहीं सकती हूँ, मैं पहन भी नहीं सकता हूँ। गवर्नमेंट बोलता है नहीं नहीं यार, इसमें आपका फायदा है। किस तरह का फायदा है, 1,000 रुपए का जो आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो ना, उस पे हम हर महीने आपको हर साल आपको हम 2.5% का इंटरेस्ट रेट भी प्रोवाइड करेंगे। इन्वेस्टर बोलता है वाह वाह, ये तो बहुत अच्छी चीज है, ये तो मुझे फिजिकल गोल्ड पे दिया ही नहीं जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिया जा रहा है, 2.5% पर एनम का इंटरेस्ट रेट दिया जा रहा है ऑन द इन्वेस्टमेंट ऑफ सोवरेन गोल्ड बॉन्ड। ठीक है, चलो ये फिर बहुत अच्छी चीज हो गई। और इससे और क्या फायदा है इन्वेस्टर्स को, इन्वेस्टर्स को फिजिकल गोल्ड कैरी नहीं करना पड़ता है। फिजिकल गोल्ड कैरी नहीं करना पड़ता है तो उसकी चोरी जाने के भी चांसेस बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, और उसमें क्या होता है, अगर राहुल फिजिकल गोल्ड खरीदने जाता है तो उस पर जीएसटी लगती है। जीएसटी का भी पैसा, इतना सारा पैसा, 3% का जीएसटी, 2.5% का जीएसटी का पैसा भी बच जाता है। बहुत अच्छी चीज है इन्वेस्टर के लिए। ठीक है, इन्वेस्टर अगर एक कॉइन लेना चाह रहा है या फिर एक गले का ये लेना चाह रहा है, लॉकेट लेना चाह रहा है, या फिर ब्रेसलेट बनाना चाह रहा है, तो उसमें उसको मेकिंग चार्जेस भी देने पड़ते हैं। तो वो मेकिंग चार्जेस के भी पैसे बच जा रहे हैं। ठीक है, क्यों बच रहे, क्योंकि वो फिजिकल गोल्ड खरीद ही नहीं रहा है। वो कौन सा गोल्ड खरीद रहा है, वो गोल्ड खरीद रहा है, आपका बॉन्ड खरीद रहा है। कौन सा, सोवरेन गोल्ड बॉन्ड।
तो उसमें इन्वेस्टर को इंटरेस्ट रेट दिया जाएगा। कितने का इंटरेस्ट रेट दिया जाएगा? 2.5% पर एनम के हिसाब से इन्वेस्टर्स को इंटरेस्ट रेट दिया जाएगा। तो बॉन्ड पे मिलने वाले इंटरेस्ट रेट को आप क्या बोलते हो? उसको कूपन रेट आप बोलते हो। चलो, तो राहुल ने 1,000 रुपए का बॉन्ड खरीदा ऑन 1 जनवरी 2020। ठीक है, तो उसको हर साल तो 2.5% का इंटरेस्ट रेट दिया जा रहा है। ठीक है, अभी राहुल को 8 साल के बाद सोवरेन गोल्ड बॉन्ड मैच्योरिटी होती है 8 साल के बाद। 8 साल के बाद राहुल को कौन सा प्राइस दिया जाएगा यार? 1,000 रुपए ही दिए जाएंगे क्या? नहीं 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 नहीं, राहुल को दिए जाएंगे जो भी वैल्यू रहेगी गोल्ड की। ठीक है, 1,000 रुपए अभी अगर राहुल ने परचेस किया है, कब? 2020 में। ठीक है, 2028 में अगर गोल्ड की प्राइस हो गई 10,000 रुपए, तो राहुल को क्या रकम दी जाएगी? 10,000 रुपए वापस दिए जाएंगे along with the interest of 2.5% पर एनम। तो राहुल का बेनिफिट क्या हो रहा है? राहुल को अपने इन्वेस्टमेंट की वैल्यू मिल रही है जो भी बढ़ी हुई है, और उसी के साथ साथ उसको इंटरेस्ट रेट भी मिल रहा है ऑफ 2.5% पर एनम, जो कि फिजिकल गोल्ड पे आपको नहीं मिलता था। तो ये सारी चीजें क्लियर है। अभी इसको डिटेल में जाना है, डिटेल में हम थोड़ा देखेंगे। तो सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स आर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज डिनोमिनेटेड इन ग्राम्स ऑफ गोल्ड। ठीक है, तो 1 ग्राम 2 ग्राम के इसमें डिनोट किया जाता है इसको। कौन इशू करता है? आरबीआई इशू करता है। ठीक है, ये हमने पढ़ लिया है। देयर मे बी अ रिस्क ऑफ कैपिटल लॉस इफ द मार्केट प्राइस ऑफ गोल्ड डिक्लाइंस। ठीक है, 1,000 रुपए का आपने इन्वेस्टमेंट किया है, बट अगले 8 साल में अगर गोल्ड की प्राइस अगर मैच्योरिटी पे हो रही है 900 रुपए, तो आपका उसमें नुकसान होगा। बट वैसे आपका नुकसान नहीं हो रहा है। क्यों नुकसान नहीं हो रहा है? क्योंकि आपको इंटरेस्ट रेट तो मिल रहा है यार 2.5% पर एनम का। अगर आप फिजिकल गोल्ड खरीदते थे, उसको अगर 8 साल के बाद अगर आप बेच रहे हो, ठीक है, उसको आप 8 साल के मैच्योरिटी के बाद बेच रहे हो, तो उसकी वैल्यू अगर 900 रुपए हो गई, तो उस केस में आपका नुकसान है, क्योंकि आपको इंटरेस्ट रेट नहीं मिल रहा है। बट ये तो गोल्ड बॉन्ड है ना, गोल्ड बॉन्ड में आपको 2.5% का इंटरेस्ट रेट मिल रहा है, विच इज वेरी गुड। Yes, person resident in India as defined under FEMA are eligible to invest in SGB। तो जो भी पर्सन्स है जो इंडिया में रह रहे हैं और जो फेमा एक्ट के अंदर डिफाइन किए हुए हैं, वो इन्वेस्ट कर सकते हैं ये बॉन्ड्स के अंदर। एलिजिबल इन्वेस्टर इंडिविजुअल्स, आप और हम जैसे लोग, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिलीज, ट्रस्ट, यूनिवर्सिटीज और चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, अगर कोई रेसिडेंट है, अगर वो नॉन रेसिडेंट हो गया बाद में, तो वो भी कंटिन्यूअसली सोवरेन गोल्ड बॉन्ड में इन्वेस्ट कर सकता है टिल द मैच्योरिटी और द रिडेम्पशन। रिडेम्पशन क्या होता है, कब होता है, आगे हम देख लेंगे। आपको मिनिमम कितने अमाउंट का गोल्ड खरीदना पड़ेगा? मिनिमम आपको 1 ग्राम ऑफ गोल्ड तो खरीदना ही खरीदना पड़ेगा। 1 ग्राम ऑफ गोल्ड, 60,000 यार अभी गोल्ड की प्राइस चल रही है। कौन से कैरेट की? 24 कैरेट की ही प्राइस आप देखते हो जब आप सोवरेन गोल्ड बॉन्ड परचेस करते हो। 60,000 की प्राइस है, तो आपको कितने रुपए में ये बॉन्ड दिया जा रहा है? कितने रुपए में मिनिमम 1 ग्राम आप खरीदोगे? 6,000 रुपए तो मिनिमम देने ही देने पड़ेंगे। ठीक है, 1 ग्राम के बाद आप कितना ग्राम खरीद सकते हो? 2 ग्राम खरीद सकते हो, 3 ग्राम खरीद सकते हो, 4 ग्राम खरीद सकते हो। तो एक एक ग्राम के मल्टीपल में ही आप ये बॉन्ड को खरीद सकते हो। चलो, तो 6,000 का ले लो, 12,000 का ले लो, 18,000 का ले लो या 24,000 का ले लो, क्योंकि आप एक एक ग्राम के मल्टीपल में ही इसको खरीदने वाले हो। मैक्सिमम इंडिविजुअल कितना खरीद सकता है? खरीद सकता है वो 4 किलोग्राम। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिलीज 4 किलोग्राम्स, और 20 केजी खरीद सकती है ट्रस्ट। ठीक है, ये चीज पता होनी चाहिए। तो ये 1 साल का फिगर है, 1 साल में आप 4 केजी खरीद सकते हो मैक्सिमम। 1 साल मतलब एक फाइनेंशियल ईयर की हम बात कर रहे हैं। ये सवाल अभी IFSCA के फेज 2 या फेज 1 में आया था कि मैक्सिमम लिमिट क्या है, ये पता होनी चाहिए। तो सोवरेन गोल्ड बॉन्ड, इसमें हमने आपको बताया 2.5% पर एनम का दिया जाता है, बट 2.5% पर एनम का एक ईयरली इंटरेस्ट है, बट ये इंटरेस्ट आपको हर 6 महीने के बाद दिया जाता है। ठीक है, अगर आपने 1,000 रुपीज इन्वेस्ट किए हैं, 1,000 का आपका 1.25% कितना हो गया? दैट इज 12.5 रुपीज।
तो 1000 का 2.5% कितना हो गया, 25 रुपीज, राइट। तो ये 25 रुपीज आपको एक साल में मिल जाएंगे ओवरऑल। बट इसके जो पेमेंट्स करता है गवर्नमेंट, वो कब कब करता है, हर 6 महीने बाद। तो 6 महीने के बाद आपको 12.5 रुपीज दिए जाएंगे, उसके 6 महीने के बाद आपको अगेन 12.5 रुपीज दिए जाएंगे। ठीक है, आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो कोई भी शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स के वेबसाइट पे जाके, या फिर आप आरबीआई के रिटेल डायरेक्ट स्कीम पोर्टल पे भी जाके इस चीज को खरीद सकते हो, या फिर आप इस चीज को कैश में भी खरीद सकते हो। आप क्या करोगे, बैंक में जाओगे, आप बोलोगे कि ये लो कैश लो, और उसके हिसाब से आप हमें सोवरेन गोल्ड बॉन्ड दे दो। बट आप कैश में कितने रुपीस का इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, आप कैश में बस 20,000 रुपए का ही इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर। बाकी चेक में आप कितने का भी करो, डिमांड ड्राफ्ट आप कितने का भी बनाओ, इलेक्ट्रॉनिक फंड्स आप कितने का भी करो, ठीक है, बट वो मैक्सिमम 4 kg गोल्ड तक ही होना चाहिए इफ यू आर एन इंडिविजुअल। कैश में मैक्सिमम कितने रुपीस का आप पेमेंट कर सकते हो, 20,000 रुपीस का। ठीक है, आरबीआई क्या चाहता है, गवर्नमेंट क्या चाहता है, डिजिटल इकोनॉमी होनी चाहिए ना, तो इसलिए यहां पे भी वो डिजिटल पेमेंट्स को प्रमोट कर रहा है। ठीक है, क्या बोल रहा है, द इशू प्राइस ऑफ द गोल्ड विल बी 50 per gram less than the nominal value to those investors applying online, and payment against the application is mode through digital mode। आप यूपीआई के थ्रू पेमेंट कर रहे हो, आप आईएमपीएस के थ्रू पेमेंट कर रहे हो, आप आरटीजीएस के थ्रू पेमेंट कर रहे हो, आप एनईएफटी के थ्रू पेमेंट कर रहे हो, आप कोई भी ऑनलाइन मोड ऑफ पेमेंट के थ्रू यूज कर रहे हो, तो आपको 50 रुपीज का डिस्काउंट दिया जाएगा पर ग्राम। ठीक है, तो 6,000 का अभी गोल्ड आप खरीद रहे हो, तो अगर आप ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हो तो उस पे आपको 50 रुपीज का बेनिफिट दिया जाएगा, उसके उस पे डिस्काउंट दिया जाएगा। सो द वैल्यू ऑफ योर बाइंग अ गोल्ड इज दैट इज 5950 रुपीज। ठीक है, अभी ये गोल्ड की वैल्यू कैसे डिसाइड की जाती है, कि ये गोल्ड का बॉन्ड आपको 5,000 पे मिलना चाहिए, 6,000 पे मिलना चाहिए, कितने पे मिलना चाहिए। ठीक है, तो ये डिसाइड की जाती है पिछले 3 बिजनेस वर्किंग डेज के गोल्ड के प्राइस के हिसाब से। पिछले 3 वर्किंग डे के गोल्ड का एवरेज लिया जाता है, और वो प्राइस आपके गोल्ड बॉन्ड का होता है। ठीक है, सपोज फ्राइडे हमने देखा है, फ्राइडे एक बिजनेस डे है, उसके पीछे 3 दिन चले जाओ, ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें फ्राइडे को गोल्ड बॉन्ड इशू करना है। तो गोल्ड बॉन्ड का प्राइस कैसे रहेगा, आरबीआई कैसे डिसाइड करता है, पिछले 3 दिन के रेट्स के हिसाब से। तो वो देखता है कि यार ट्यूसडे को ना रेट था गोल्ड का मार्केट में कितना था, 6,000 था। वेडनेसडे को कितना था, 5950 रुपीज था। थर्सडे को कितना था, 6,000 रुपए था फिर से। तो वो इसका एवरेज ले लेता है, तो इसका एवरेज कितना आता है, 5983.33 रुपीज। सो अप्रोक्सीमेटली 5983 रुपीज। सो ये जो 5983 रुपीज रहेगा, ये आपका परचेजिंग प्राइस रहेगा ऑफ द बॉन्ड, ऑफ दिस गोल्ड बॉन्ड। तो आप 5983 रुपीज को फ्राइडे को आप बॉन्ड खरीद सकते हो। ये जो रेट देखा जा रहा है आरबीआई के द्वारा, कौन सा रेट देखा जा रहा है, पिछले 3 बिजनेस डेज का। कौन पब्लिश करता है ये रेट, ये रेट पब्लिश करता है आईबीजेए, इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन लिमिटेड। ठीक है, तो मैंने बोला है पहले, ये चीज आप समझ लीजिए, ये चीज मैंने आपको बहुत अच्छे से बताई है। टेन्योर ऑफ द बॉन्ड 8 साल का है यार, 2020 में अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया तो 8 साल तक आपकी मैच्योरिटी रहेगी वो गोल्ड बॉन्ड के अंदर। ठीक है, बट आपको अचानक से पैसा चाहिए, ठीक है, अचानक से पैसा चाहिए तो आप निकाल सकते हो, बट कब निकाल सकते हो, 2025 के बाद। 5 साल आपको गोल्ड बॉन्ड के अंदर इन्वेस्टेड रहना ही रहना पड़ेगा, तो 5 साल के बाद आप पैसा निकलवा सकते हो, उसके पहले नहीं निकाल सकते हो। बट द ओरिजिनल मैच्योरिटी इज ऑफ 8 years। ठीक है, रिसेंट न्यूज सोवरेन गोल्ड बॉन्ड पे क्या है, वो चीज समझ गए तो ये भी चीज समझ में आ जाएगी। आज का लेक्चर मुझे ऐसा लग रहा है बहुत बड़ा हो गया है, बट इट विल बी ऑफ वेरी बेनिफिशियल। तो क्या है, हम देख लेंगे। फर्स्ट ट्रांशे ऑफ सोवरेन गोल्ड बॉन्ड। सो पहला गोल्ड बॉन्ड आरबीआई ने कब इशू किया था ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, वो इशू किया था हमने
नवंबर 30 2015 को कितने रुपए पे? 6132। नप 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 या तो ये बॉन्ड हमने इशू किया था 2540 रुपीस पे। कब इशू किया था? नवंबर 30 2015 को। ये सबसे पहला गोल्ड बॉन्ड था जो आरबीआई ने इशू किया था ऑन द बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो अभी इसकी मैच्योरिटी खत्म हो रही है। मैच्योरिटी कब खत्म हो रही है? 8 साल के बाद। 8 साल कब हो रहे हैं? 2023 में। कब हो रहे हैं यार? नवंबर 30 2023 को। तो नवंबर 2023 को आपको कितना प्राइस दिया जाएगा? आपको प्राइस दिया जा रहा है 6132 रुपीस पर यूनिट, दैट इज पर ग्राम ऑफ गोल्ड। आपने कितना इन्वेस्टमेंट किया है 2015 में? 2540 पर ग्राम ऑफ गोल्ड। आपको अभी कितना दिया जा रहा है? 6132 रुपीस पर यूनिट, विच इज अ ह्यूज इन्वेस्टमेंट, विच इज अ ह्यूज रिटर्न्स। देखो कितना बेनिफिट दिया जा रहा है। इसके साथ और क्या मिल रहा है यार आपको? इसके साथ आपको 2.5% पर एनम का इंटरेस्ट रेट भी तो दिया जा रहा है। ये क्यों भूलते हो आप? ठीक है, सो बहुत अच्छी बात है। विच हैज अ फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो ये चीज ना यहाँ पे बिजनेस स्टैंडर्ड ने शायद गलत लिखी है। इन्होंने क्या बोला है कि गोल्ड बॉन्ड पे 2.75% पर एनम का इंटरेस्ट रेट दिया जाता है, जो कि गलत है। क्योंकि आरबीआई के वेबसाइट पे मैंने देखा है, उन्होंने क्लियरली लिखा है कि 2.5% पर एनम का दिया जाता है, बट बिजनेस स्टैंडर्ड ने यहाँ पे गलत चीज लिखी हुई है। अगर अभी कुछ अपडेट हुआ है आरबीआई की तरफ से, तो वो उन्होंने आरबीआई के वेबसाइट पे मेंशन नहीं किया हुआ है। जब इस चीज के बारे में, न्यूज के बारे में आरबीआई के वेबसाइट पे कुछ अभी नई नोटिफिकेशन आ जाएगी 2-3 दिन में, तो हमें एग्जैक्टली पता चलेगा कि फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट अभी क्या है। बट जितना मुझे लगता है 100% या 99% मैं श्योर हूं कि बिजनेस स्टैंडर्ड के तरफ से ये लिखना गलत हुआ होगा। ठीक है, तो आगे देखते हैं कि क्या इंटरेस्ट रेट है। बट आपको ये याद रखना है अभी के टाइम पे कि 2.5% पर एनम का इंटरेस्ट रेट सही है। बाकी ये चीज तो हमने यहाँ पे सारी की सारी डिस्कस की हुई है गोल्ड बॉन्ड के इसमें। ठीक है, 4 डे गाजा ट्रूस। ठीक है यार, ट्रूस की बात कर रहे हैं। ट्रूस इज नथिंग बट द एग्रीमेंट बिटवीन टू पीपल, टू ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, एग्रीमेंट हो रही है। क्यों एग्रीमेंट हो रही है? वो बोल रहे हैं कि हम कुछ दिन के लिए वॉर स्टॉप कर देंगे, या फिर हम कुछ दिन के लिए वॉर सॉरी ट्रूस मतलब क्या है यार? दो ऑर्गेनाइजेशन के बीच में या दो लोगों के बीच में एक एग्रीमेंट साइन हो रहा है, डिस्कशन हो रहा है। वहां पे वो बोल रहे हैं कि हमारे बीच में जो भी प्रॉब्लम्स थी हम उसको दूर कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 4 डे गाजा ट्रूस मतलब क्या? यहाँ पे ये बोला है इसराइल और हमास के बीच में ये हुआ है। क्या हुआ है? बातचीत हुई है। वहां पे ये बोला है यार हम 4 दिन के लिए ना हम वॉर को रोक रहे हैं। तो 4 दिन में कोई भी गोलीबारी नहीं की जाएगी इसराइल में और ना ही हमास में। ठीक है, तो दैट इज मीन ऑफ 4 डे गाजा ट्रूस। तो ये यहाँ पे वॉर स्टॉप करने का कारण ही क्या है? फॉर द ह्यूमैनिटेरियन बेनिफिट्स। ठीक है, तो यूएसए बोल रही है, इंडिया बोल रही है कि यार आप गाजा में कर रहे हो ना, जो बहुत खराब सिचुएशन है यार। हॉस्पिटल्स में बॉम्ब फेंके जा रहे हैं, बहुत ज्यादा लोग मर रहे हैं। बेचारे वो लोगों की क्या गलती है ना? तो लोगों के साथ अन्याय मत करो। दैट इज ह्यूमैनिटेरियन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, ह्यूमैनिटेरियन बेनिफिट्स के लिए ये वॉर को अभी रिसेंटली स्टॉप किया गया है 4 दिन के लिए। तो यहाँ पे क्या किया जा रहा है कि हमास के पास जो भी इसराइल के लोग हैं या फिर दूसरे कंट्री के लोग हैं, उनको छोड़ा जा रहा है। इसराइल के पास जो भी लोग अगर हमास के होंगे या फिर गाजा के कुछ लोग होंगे, उनको छोड़ा जाएगा। ठीक है, हमास के तो लोगों को नहीं, बट गाजा के लोगों को छोड़ा जाएगा इसराइल के द्वारा। ठीक है, क्यों? क्योंकि यार ये भोले भाले लोगों को पकड़ के क्या ही मतलब है ना? तो इन्हीं को छोड़ने के लिए ये 4 दिन का ट्रूस की बात की गई है इसराइल और हमास के बीच में। इसराइल ने क्या किया था ना, उन्होंने पूरा का पूरा ऑयल का सप्लाई ही बंद कर दिया था गाजा में जाने से। क्यों?
क्योंकि यार अगर गाजा में कुछ चीज अगर जा रही है तो उसको इसराइल के थ्रू ही जानी पड़ती थी। तो इसराइल ने बोला नहीं नहीं भाई, हम गाजा को कुछ नहीं पहुंचाएंगे, हम कुछ भी ऑयल उनको नहीं पहुंचाएंगे। बट ऑयल नहीं पहुंचा रहे तो उनमें गाजा में बहुत सारी दिक्कतें हमें देखने के लिए मिल रही थी। उनके पास इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, उनकी इंडस्ट्रीज नहीं चल रही थी, उनके हॉस्पिटल्स नहीं चल रहे थे, बहुत सारी दिक्कतें थी। तो अभी इसराइल क्या करने वाला है, ये 4 दिन में ना उनको कुछ ऑयल भी पहुंचाने वाला है। कितना पहुंचाने वाला है? 1,30,000 लीटर्स ऑफ फ्यूल पर डे। इसराइल थोड़ी ना खुद करेगा, इसराइल थोड़ी ना इतना दयापंती दिखाएगा हम गाजा के तरफ या हमास के तरफ। इसराइल अलाउ कर रहा है बस कि दूसरे कंट्रीज आप इसराइल के थ्रू गाजा में ऑयल को सेंड कर सकते हो। ये चीज इसराइल कर रहा है, ठीक है। ईरान ने वार्निंग दी है, किसको? इसराइल को। उनको क्या बोला है यार कि इसराइल ने अगर फिर से फाइटिंग स्टार्ट की तो इसराइल पे हम गोलीबारी करेंगे, हम इसराइल के साथ फाइट करेंगे, हम इसराइल के साथ वॉर छेड़ देंगे, ये ईरान बोल रहा है। बट इसराइल बोल रहा है यार मैं आपका नहीं सुनने वाला। गाजा दैट इज हमास जब तक खत्म नहीं होगा तब तक हमारा वॉर शुरू रहने वाला है, ऐसा इसराइल का बोलना है। तो आगे क्या सिचुएशन होती है ये हमें वक्त ही बताएगा। What is the impact of Israel-Palestine war on India? It's very easy. मैंने बहुत आसान शब्दों में लिखा हुआ है, आप एक बार पढ़ लो। अगर आपको ये चीजें नहीं समझ में आ रही है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, इसके ऊपर मैं एक छोटा सा 5 या 7 मिनट का लेक्चर लेके आ जाऊंगा। I hope the concept is very clear about sovereign gold bond, NPS, Israel-Palestine truce, and IPOs, and everything that we have studied today. So this is the end of our lecture. Keep learning, do better. If you like my content, if you like my delivery, please let me know in the comment section. Your comments are much more valuable to me. Okay, and tomorrow is holiday because Business Standard doesn't publish its newspaper on Sunday, so we will not be having the session on Sundays. So thank you so much. If you like the content, do let me know in the comment section. If you want to connect me on Telegram, so Telegram channel link is there in the comment section, pinned comment section. If you want to connect me through LinkedIn, LinkedIn link is also given on the comment section. Kindly check that and let me know your views, your suggestions, and anything you want to share on the comment section. Thank you so much.